उत्तर प्रदेश असेंबली को 37 साल बाद नितिन अग्रवाल की शक्ल में मिला डिप्टी स्पीकर। बीजेपी की हिमायत याफ्ता नितिन अग्रवाल ने डिप्टी स्पीकर के ओहदे के इंतखाब में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र सिंह वर्मा को दी शिकस्त। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने नितिन अग्रवाल को असेंबली का डिप्टी स्पीकर बनने पर पेश की मुबारकबाद। कहा, नौजवान मुखालिफ समाजवादी पार्टी ने की हर अच्छे काम की मुखालिफत। उत्तर प्रदेश असेंबली में आज खुसूसी इजलास के दौरान साबिक वजीर आला और राजस्थान के गवर्नर रहे अनजहानी लीडर कल्याण सिंह को पेश किया गया खराज अकीदत। और बारिश और गर्दाब से उत्तर प्रदेश के कई अजला में मामूलात जिंदगी हुआ मुतासर। रियासत के कई अजला में आज भी बारिश का है अलर्ट। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शाइस्ता बानो। अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश असेंबली को 37 साल बाद नितिन अग्रवाल की शक्ल में डिप्टी स्पीकर मिल गया है। आज उत्तर प्रदेश असेंबली में डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए हुए इलेक्शन में बीजेपी की हिमायत याफ्ता नितिन अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र सिंह वर्मा को शिकस्त दी। नितिन अग्रवाल को 304 वोट मिले जबकि नरेंद्र सिंह वर्मा को 60 वोट मिले। अब मैं आज हुई मतगणना का परिणाम घोषित करने जा रहा हूं। मतों की गणना भी आपके सामने हुई है। इसके अनुसार कुल मत 368 डाले गए। वैध मतों की संख्या 364 है। 4 मत अवैध हुए। वैध मतों में माननीय श्री नरेंद्र सिंह वर्मा को 60 मत प्राप्त हुए और माननीय सदस्य श्री नितिन अग्रवाल को 304 मत प्राप्त हुए। आमतौर पर डिप्टी स्पीकर के लिए इलेक्शन नहीं होता है क्योंकि अभी तक सियासी रवायत के मुताबिक असेंबली स्पीकर का ओहदा बरसरे इख्तिदार और डिप्टी स्पीकर का ओहदा मेन अपोजिशन पार्टी का होता रहा है। असेंबली के चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश असेंबली की तारीख में डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए साल 1984 में वोटिंग हुई थी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने नितिन अग्रवाल को असेंबली के डिप्टी स्पीकर बनने पर मुबारकबाद पेश की। वजीर आला ने कहा कि समाजवादी पार्टी नौजवान मुखालिफ जमात है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी अपने ही अराकीन को खोती जा रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हर अच्छे काम की मुखालफत करती रही है। तख्लीकी हिज़्ब मुखालिफ का किरदार निभाने में समाजवादी पार्टी नाकाम रही है। संवाद की परंपरा तो हम लोगों ने हमेशा डाली है, हमेशा बनाने का प्रयास किया है, लेकिन उस संवाद को बाधित करने का कार्य हमेशा समाजवादी पार्टी ने किया है। यह कहने में कोई गुरेज मुझे आज यहां पर नहीं हो रही है और मुझे एक बार फिर से यही कहना है कि हम अपनी संवाद की इस ताकत को हमेशा बनाए रखने का कार्य करेंगे। श्री नितिन अग्रवाल जी के निर्वाचित होने पर हम सब प्रसन्न हैं, प्रफुल्लित हैं और श्री नितिन अग्रवाल तकनीकी रूप से समाजवादी पार्टी के ही सदस्य हैं, तो सबसे बड़े दल के सदस्य को उपाध्यक्ष का पद मिलना चाहिए था। यह काम भी उस संसदीय परंपरा का निर्वहन करते हुए भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल ने सदन के रूप में यहां पर यह भी किया है। युवा भी हैं, तो समाजवादी पार्टी के कई चेहरे सामने आ चुके हैं कि समाजवादी पार्टी युवा विरोधी है, समाजवादी पार्टी अपने ही सदस्यों को नहीं पचा पाती है। अंतर विरोध, क्योंकि
अंतर यही है, कुछ लोगों के लिए परिवार ही पार्टी होती है और हमारे लिए प्रदेश ही परिवार है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने असेंबली के खुसूसी इजलास में रियासती हुकूमत की हुसूलियाबियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत ने कोरोना के बुहरान के दौरान भी रियासत के मफाद में काम किए हैं। गुज़िश्ता 4.5 बरसों में हुकूमत ने रियासत को तरक्की की राह पर आगे ले जाने का बेमिसाल काम किया है। रियासत आज मुल्क की तरक्की बतौर ग्रोथ इंजन काम करने की सलाहियत रखता है। सबसे बड़े विधानमंडल ने विगत 4.5 वर्षों के अंदर अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के लिए कार्य किया है। हर एक फील्ड में कुछ नया कुछ देखने को मिला है, चाहे वह गरीब कल्याण के लिए हो, युवाओं के कल्याण के लिए हो, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हो, किसानों के उत्थान और उनके उन्नयन के लिए हो, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से देश के सामने उत्तर प्रदेश को निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में स्थापित करने का हो, या फिर प्रदेश के बारे में जो एक धारणा थी देश की, दुनिया की, उस धारणा को बदलने का रहा हो। विगत 4.5 वर्ष के दौरान और आज वही कारण है कि उत्तर प्रदेश के बारे में देश की एक धारणा बदली है। उत्तर प्रदेश के बारे में लोग एक अच्छी धारणा के साथ अब सोचने लगे हैं कि हां, उत्तर प्रदेश देश के का एक ग्रोथ इंजन बनने की सामर्थ्य रखता है। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने का मादा रखता है। उत्तर प्रदेश जो कुछ भी करेगा वह भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों तक आगे ले जाने में काफी मददगार हो सकता है। उत्तर प्रदेश असेंबली में आज खुसूसी इजलास के दौरान साबिक वजीर आला और राजस्थान के गवर्नर रहे अनजहानी लीडर कल्याण सिंह को खराज अकीदत पेश किया गया। असेंबली स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि ऐवान ने अनजहानी कल्याण सिंह की शक्ल में एक मजबूत लीडर और अहम तरीन शख्सियत को खो दिया है। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के निधन पर यहाँ जो शोक उद्गार आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष, आदरणीय बसपा के नेता और अन्य नेताओं ने जो उद्गार व्यक्त किए हैं, मैं उन उद्गारों से स्वयं को संबद्ध करता हूँ। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने पूरे ऐवान की जानिब से खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि बीजेपी लीडर कल्याण सिंह ने राम जन्मभूमि तहरीक में सरगर्म ताउन दिया था और समाज के सभी तबके के मफाद में काम किया। कल्याण सिंह जी ने समाज के सभी वर्गों के हितों के लिए कार्य किया। उनके व्यक्तित्व में प्रशासनिक क्षमता, ईमानदारी और कर्मठता का समावेश था। अपने असाधारण व्यक्तित्व और सेवा भाव से उन्होंने प्रदेश को गौरवान्वित किया। उनके निधन से प्रदेश, देश एवं पार्टी की अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि सदन की ओर से शोक संतप्त परिजनों के प्रति हमारी संवेदना पहुंचाने की कृपा करें। इसके साथ ही महोदय, मैं अन्य उन सभी दिवंगत माननीय सदस्यों के प्रति, पूर्व सदस्यों के प्रति सदन की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनका विगत सत्र के बाद निधन हुआ है। आज वे अपने भौतिक देह से हमारे बीच में नहीं हैं। उन सब के प्रति भी मैं
इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हिजब मुखालिफ के लीडर राम गोविंद चौधरी ने अपोजिशन समाजवादी पार्टी की जानिब से अनजहानी लीडर कल्याण सिंह को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि वो बहुत ही मजबूत रहनुमा थे। वो एक बार जो फैसला ले लेते थे उस पर पूरी मजबूती से अमल करते थे। परिवार को मेरी तरफ से दी गई श्रद्धांजलि को उनके परिवार तक पहुंचाने का प्रयास करें। मैं पूरे विपक्ष की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, सदन की तरफ से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ऐवान ने 2 दीगर अनजहानी अराकीन अनिल कुमार और रजनीकांत को भी खराज अकीदत पेश किया और सभी अनजहानी अराकीन के एजाज में खामोशी इख्तियार करके उन्हें याद किया। लखीमपुर खीरी के वाक़े की मुखालफत में आज पूरे मुल्क में किसान तंजीमों की जानिब से रेल रोकने की अपील की गई। 30 से ज्यादा मुकामात पर पटरियों पर किसान के बैठने के सबब रेल आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। वहीं रेलवे की कुछ ट्रेनें रद्द भी करनी पड़ी। कुछ ट्रेनों के रास्ते को रोक दिया गया और रेलवे रोको तहरीक का सबसे ज्यादा असर हरियाणा और पंजाब में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद में ट्रेनें रोकी गई हैं और कुछ गाड़ियों के रूट बदले गए हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। चंडीगढ़ जाना था, ये डापर में उतार दिया 22 किलोमीटर। अब हम लोग यहाँ से अकेले हैं, कैसे जाए अब यहाँ से? फार्मर प्रोटेस्ट की वजह से पंचकुला जा रहे हैं। हमारा एसआई का फिजिकल का टेस्ट है, इनका है आज, मेरा कल है, लेट हो जाएंगे बट देखेंगे, वहाँ जाके कोशिश करेंगे, अगर वो मान जाते हैं तो। किसान आंदोलन है इस वजह से। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है मेरा, आज ये शायद ना पहुँच पाए, कह रहे हैं कि किसान आंदोलन है। मरकजी वजारत बराए सेहत और कुनबा बहबूद के मुताबिक पूरे मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 13,596 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 19,582 मरीज इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में रिकवरी रेट बढ़कर 92.12% हो गया है। वहीं एक्टिव मामलों की कुल तादाद 1,89,694 रहेगी, जिसके बाद हफ्तावार पॉजिटिविटी रेट मौजूदा वक्त में 1.37% दर्ज किया गया है। वहीं यौमिया पॉजिटिविटी रेट 1.37% हो गया है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने जिला गाजियाबाद में खवातीन को ताकतवर बनाने, उनकी बहबूद और तरक्की को मेन स्ट्रीम से जोड़ने के मकसद से मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत की। गवर्नर ने प्रोग्राम के दौरान 1054 खुद इमदाद ग्रुप के तकरीबन 11,000 अराकीन को 2,83,70,000 रुपए की चेक तकसीम करके माली मदद भी मुहैया कराई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज के खवातीन खुद तो ताकतवर बन रही हैं, साथ ही समाजी बुराइयों को मिटाने में भी अहम किरदार निभा रही हैं। इस मौके पर उन्होंने वजीर आजम जन आरोग्य स्कीम के 30 मुस्तफदीन को गोल्डन कार्ड भी तकसीम किए। गवर्नर ने गाजियाबाद डासना में वाक़ जेल में सजा काटे खवातीन से भी मुलाकात की और उनको अपनी सजा मुकम्मल करने के बाद सही रास्ते पर चलने की तलकीन भी की। गवर्नर ने खवातीन के बैरिक में लगाने के मकसद से 3 LED, 5 कंप्यूटर सेट और उनके बच्चों को कपड़े और खिलौने भी तकसीम किए। तकरीबात के दौरान गाजियाबाद से रुकने पार्लियामेंट और मरकजी वजीर जनरल VK सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। घर परिवार अच्छा है, पैसा है, बच्चे अच्छी तरह से कमा रहे हैं, फिर भी उसको माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। ये स्थिति तो नहीं बननी चाहिए। है 4 बेटियां है, बेटी है, सब कुछ है। अलग रहकर भी अच्छी सुविधा कर सकते हैं। यदि मान लो कि घर में बनती नहीं है तो अलग सुविधा करके भी उसकी सेवा कर सकते हैं और इसी वजह से उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हम हमारे बच्चों को ऐसा संस्कार दें कि जिसकी वजह से वातावरण, कौटुंबिक वातावरण बना रहे, एक दूसरों को मदद करते रहे और सीखते रहे माता पिता के पास, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में काफी कुछ किया है, परिवार के लिए भी किया है, समाज के लिए भी किया है। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। देखिए, इस कार्यक्रम की परिकल्पना जो है वो हमारी माननीय गवर्नर आनंदीबेन जी ने की थी और उनका उद्देश्य था कि जितनी भी हमारी आंगनवाड़ी हैं उनको सशक्त किया जाए, उनका कायाकल्प हो, उनका सौंदर्यीकरण हो। तो प्रशासन तो करेगा ही, लेकिन उनको और अच्छा बनाने के लिए बाकी लोगों की मदद होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने जितनी भी हमारी विश्वविद्यालय हैं
उनको इसके साथ जोड़ा। जैसे हमारे यहाँ पर AKTU है और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है, दोनों को जोड़ा और इनके माध्यम से और लोगों को जोड़ा, ताकि सिर्फ विश्वविद्यालय पढ़ाई के ऊपर ही एक सीमित ना रह जाएं, बल्कि समाज के साथ भी उनका मिलाप हो, समाज के अंदर भी उनके द्वारा कुछ काम हो। और इसके अंदर और काफ़ी लोग आए, बाकी इंस्टीट्यूशंस थी, कुछ बिल्डर्स थे जिन्होंने सामान दिया, ताकि हर आंगनवाड़ी को अच्छा और मजबूत बनाया जाए, ताकि बच्चों के पोषण के बारे में, बच्चों के स्कूल से पहले की जो शिक्षा होती है उसके बारे में और बच्चों के अच्छी देखरेख के बारे में कार्य किया जा सके। रामपुर में माजूरों और मुअम्मर अफराद के लिए मुआविन आलात तकसीम करने के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मरकजी वजीर बराए इक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी और वजीर मुमलकत बराए समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात ए नारायण स्वामी ने माजूरों और मुअम्मर अफराद को मुआविन आलात तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि माजूरों के फलाह बहबूद के लिए हुकूमत हर मुमकिन काम कर रही है। माजूरी के सबब उनके मसाइल को कम करने के लिए हुकूमत की ये स्कीम नहीं, मुआविन आलात मुहैया करा के समाज की मेन स्ट्रीम से जोड़ने और मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने में मददगार साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि हर जरूरतमंद की आंख में खुशी और जिंदगी में खुशहाली ही मोदी मिशन है। जो दिव्यांग हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, यूपी में योगी साहब के नेतृत्व में जो सरकार है, उनकी आंखों में खुशी और उनकी जिंदगी में खुशहाली है उसके लिए। और उसके लिए हमारे नारायण स्वामी जी जो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के मिनिस्टर हैं केंद्र सरकार के, वो यहाँ पर आए हैं। आकर के वो उन्होंने जो है वो एक बहुत बड़ा जो परोपकार का काम है, जो एक मिशन है, उस मिशन को शक्ति देने का काम किया है। मैं उनका स्वागत करता हूँ। रियासत के वजीर सेहत जय प्रताप सिंह ने जिला संत कबीर नगर में एक निजी अस्पताल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर सेहत ने कहा कि संत कबीर नगर जैसे छोटे जिले में इस तरह के अस्पताल के खुल जाने से लोगों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उनका अपने ही जिले में रहकर संगीन अमराज का इलाज हो सकेगा। उन्होंने कहा कि तिब्बी शोबे में छोटे अजला में इस तरह की कोशिश काबिल सताइश काम है। वजीर सेहत ने कहा कि कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, हमें अभी भी मुहतियात रहने की है, मास्क लगाना अभी नहीं छोड़ना चाहिए। रियासत में हर रोज 2 से 2.5 लाख टेस्टिंग की जा रही है। देही हलकों बाहर से आने वाले हर शख्स की जांच कराई जा रही है। आदाद और शुमार को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कोविड-19 की वबा काफी कंट्रोल में है। तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में 1500 से ऊपर प्रतिदिन की कोविड के केसेस आज भी निकल रहे हैं और ये बहुत बड़ी मात्रा में निकल रहे हैं, जहां अभी तक उनका नियंत्रण नहीं हो पा रहा है उन राज्यों में। उत्तर प्रदेश में हम आज भी लगभग 2 लाख से 2.5 लाख का टेस्टिंग, RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट का टेस्टिंग हम अभी भी बराबर करते हैं, हर जनपद में टारगेट देके, और उसका फोकस टेस्टिंग भी करते हैं। और कहीं भी हमको कोई भी जो बाहर से आता है उसका चेकअप कराते हैं, या कोई अस्पताल में जाता है उसका भी हम लोग चेक करते हैं और उसका देखते हैं। कोई मरीज हमको मिल जाता है अगर कोविड पॉजिटिव या किसी, तो उसका जीनोम सीक्वेंसिंग भी हम करते हैं देखने के लिए कोई अलग स्ट्रेन तो नहीं है, और साथ में उसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी लगातार हम लोग करते रहते हैं। उसका पूरा उपचार और जहाँ भी हमको आवश्यकता पड़ता है उसका प्रतिबंध लगा के हम देखते हैं। इसीलिए आपका उत्तर प्रदेश में पिछले कई महीनों से आपके 24 करोड़ की इस आबादी में मुश्किल से 7 या 8 या 10 मरीज 10 कोविड पॉजिटिव प्रतिदिन, अथवा बहुत ज़्यादा होता है तो 20-25 तक जाता है पूरे उत्तर प्रदेश में। आज ये पूर्ण रूप से नियंत्रित है, परंतु मास्क पहनना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अभी ये कोरोना समाप्त नहीं हुआ, कोरोना हमारे बीच में रहेगा। दूरी बनाना चाहिए, भीड़ भाड़ से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, ये मेरा सबसे सलाह है, सबसे आग्रह है। रियासत से मानसून की विदाई के बावजूद इतवार को तेज आंधी और बारिश के सबब लखनऊ समेत रियासत के कई अजला में मामूलात जिंदगी मुतासिर हुआ। लखनऊ समेत कई अजला में दरख्तों के गिरने, बिजली के खंभे गिरने, तार टूटने और ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से बिजली की सप्लाई भी मुतासिर हुई। महकमा मौसमियात ने बताया कि मगरिबी खलल की सबब हो रहा है बारिश अभी 2-3 दिनों तक जारी रह सकती है। महकमा मौसमियात ने पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, बहराइच, बस्ती, बरेली और मेरठ में भारी बारिश, जबकि आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, इटावा, मेठी, कानपुर, लखनऊ और हरदोई में हल्की से दरमियानी बारिश होने का इम्कान जाहिर किया है। ज़राई माहरीन ने अचानक हुई इस बारिश और गर्दाब से फसलों को नुकसान का भी अंदेशा जाहिर किया है।
मगरबी उत्तर प्रदेश के पड़ोसी रियासत उत्तराखंड में भी महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों के लिए भारी बारिश का इंतबाह जारी किया है। महकमा मौसमियात ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में इतवार को दून समेत कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने मगरबी उत्तर प्रदेश के साथ ही हिमाचल प्रदेश के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया। महकमा मौसमियात ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भी बारिश हुई है। पूरे मुल्क के लिए जारी की गई मौसम बुलेटिन में महकमा मौसमियात ने कहा कि हालिया मौसम में तब्दीली अफगानिस्तान और उसके आसपास वाक़ मगरबी खलल के सबब हुई है, जो कि खलीज बंगाल में उठने वाली पूर्वीय हवाओं के निचली सतह पर आपसी टकराव के सबब बना है। ऐसा मौसम आइंदा 2 से 3 दिनों तक बना रह सकता है। भारत की सरजमीन पर आंखें खोलने वाला हर शख्स हिंदुस्तानी है। ये पैगाम अनोखे अंदाज में देने की कोशिश की गई। हापुड़ जिले के गढ़ मुक्तेश्वर में हिंदू त्यागी और मुस्लिम त्यागियों ने मिलकर ये नई पहल की है और लोगों को बताने की कोशिश की है कि हमारे आबा और अजदाद की बुनियाद पर हम सभी एक हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। जीवनदायिनी गंगा, हजारों साल से बहती आ रही गंगा न जाने कितनी खट्टी मीठी यादों की गवाह रही है। रविवार को भी इसकी अविरल धारा एक सुंदर अवसर की गवाह बनी। गढ़मुक्तेश्वर में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गंगा के ब्रज घाट पर त्यागी और मुस्लिम त्यागी सर जोड़कर बैठे। इस मिलन समारोह का मकसद था देश की एकता को मजबूत करना और दुनिया को ये बताना कि हर भारतवासी का धर्म भारतीयता है। समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सह सरकार्यवाह गोपाल कृष्ण ने अपने संबोधन में कहा कि हम सब के पूर्वज एक थे। फर्क नहीं पड़ता कि हमारा धर्म क्या है, लेकिन हम सब भारतवासी हैं, ये महत्वपूर्ण है। हमारे पुरखे एक थे, हमारी परंपरा एक थी, हमारा दर्शन एक था, हमारा भरोसा एक था, हमारा देश एक था। लेकिन 200, 300, 400 वर्ष में जो कुछ हुआ उसको भूलकर हम एक रास्ते पर फिर से चले। एक वंश है, एक कुल है, हमारे गोत्र, हमारे ऋषि, हमारी परंपराएं वो हजारों वर्षों की। सफेद पगड़ी बांधे हॉल में मौजूद सैकड़ों लोगों में ये पहचान करना मुश्किल था कि कौन यहाँ हिंदू त्यागी है और कौन मुस्लिम त्यागी। यहाँ सिर्फ भारतीयता की सुंदर झलक थी। शाहिद त्यागी, खालिद त्यागी, अजय त्यागी और कपिल त्यागी ने मिलकर ये सपना देखा था कि इस तरह की पहल से हम समाज में सद्भावना और भाईचारे की अनूठी मिसाल कायम कर सकते हैं। ये पहल देश प्रेम का मार्ग प्रशस्त करने में मील का पत्थर साबित होगी। आज त्यागी संप्रदाय सर जोड़कर बैठा है, कल दूसरे संप्रदाय भी इसका अनुसरण करेंगे। नतीजा, दूरियां मिटेंगी, लोग करीब आएंगे और देश की एकता परवान चढ़ेगी। इस अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। पूरे मुल्क में विजयदशमी के दिन जहां दुर्गा महोत्सव का इख्तिताम हो जाता है, वहीं सुल्तानपुर में दशहरे के दिन से शुरू होने वाले 63वीं तारीखी दुर्गा पूजा मेला में अकीदतमंदों की धूम मची हुई है। सुल्तानपुर जिले में दुर्गा की मूर्तियों के कुल 332 पंडाल लगाए गए हैं, जिनमें से 80 पंडाल शहरी इलाके में हैं। हर पंडाल में अकीदतमंदों के जरिए पूजा अर्चना और देवी गीत जगराता प्रोग्राम महोत्सव की दिलचस्पी का मरकज बना हुआ है। 21 अक्टूबर को दुर्गा की मूर्तियों की तवील शोभा यात्रा के बाद गोमती नदी के किनारे विसर्जन के अजीमुशान तकरीब के इनेकाद किया जाएगा। दुर्गा की मूर्तियों को बनाने के लिए 6 माह कबल ही मगरबी बंगाल और झारखंड के मूर्ति साज सुल्तानपुर आ गए थे। दुर्गा महोत्सव के बानी रजन सेठ ने बताया कि सुल्तानपुर के दुर्गा पूजा पूरी दुनिया की अनोखी दुर्गा पूजा में से एक है। महोत्सव में गंगा जमनी तहजीब का इम्तिजाज देखने को मिलता है। और जगह दशहरा का विसर्जन हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ दशहरा से सबाब पर मूर्तियों में पूजा के साथ साथ मेले का एक रूप बनाया जाता है। उस मेले के रूप के कारण जो है ये सारी मूर्तियाँ एक घाट पर एक जगह जाती हैं। अरे और जो विश्व में मैं मानता हूँ, विश्व में सुल्तानपुर की जो दुर्गा पूजा होती है, इसकी कोई शानी नहीं है, विश्व में अपना पहला स्थान रखता है पूजा का। क्योंकि एक तो पूर्णमासी में हमारे यहाँ विसर्जन जहाँ दशमी को होता है, हर जगह पर अलग अलग घाटों पर अलग जगह पर विसर्जन होता है। हमारे यहाँ एक घाट पर एक जगह होता है और एक नेतृत्व में होता है। दुर्गा पूजा 63 साल पुरानी है और यहाँ की दुर्गा पूजा अनूठी होती है। यहाँ पर और शहरों से अलग काफ़ी मूर्तियाँ बैठती हैं
और देवी माँ की कृपा है कि कोरोना काल में भी कुछ भी कमी नहीं हुई और अच्छे से दुर्गा पूजा होती रही और यहाँ पे भीड़ में अभी भी कोई कमी नहीं है। अच्छे से मेला चल रहा है, जगह जगह भंडारा हो रहा है, करीब करीब हर मूर्ति में ही यहाँ पे भंडारा चलता है। वाराणसी की काशी हिंदू यूनिवर्सिटी में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कौमी खिदमत स्कीम के तहत वाराणसी से दिल्ली तक एक साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। ये साइकिल रैली महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की रिहाइशगाह से निकलकर दिल्ली के लिए रवाना हुई। चीफ डॉक्टर प्रोफेसर BC कापरी ने इसे रवाना किया। कौमी खिदमत स्कीम प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर बाला लखेंद्र के साथ साइकिल सवार तलबा की टीम रवाना हुई। उन्होंने बताया कि साइकिल रैली से जिस जिले, गांव या कस्बे से गुजरेगी वहां स्कूलों में हम लोग की टीम लोगों को आज़ादी दिलाने वाली अजीम शख्सियात और मुजाहिदीन जंग आज़ादी के बारे में बताएगी। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव में ये रैली लखिंदर जी समन्वयक हैं इस NSS के। आपके नेतृत्व में इन बच्चों का पूरा दल दिल्ली जा रहा है। राजघाट में ये कल्मिनेट होगा और ये भारत स्वच्छता अभियान जन जागरण रैली इस तरह से ये लोग जाएंगे और कई जिलों से होते हुए ये पूरे वहाँ के लोगों को जागृत करते हुए, स्वच्छता का संदेश देते हुए, राष्ट्र भावना को प्रेरित करते हुए आगे बढ़ते हुए जाएंगे। हम सब के लिए गौरव की बात है कि भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हुए हैं और पूरे देश में भारत का आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और उसी के उपलक्ष्य में ये यात्रा यहाँ से हम लोग महामना पंडित मदन मोहन मालवीय भवन जी से निकाल रहे हैं, जो राजघाट नई दिल्ली पर 31 अक्टूबर को संपन्न होगी, जो हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है और उसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जन जागरण और देश के वीरों जिनके कारण हमें आज़ादी मिली, उनके प्रति जन चेतना को जागृत करना ही हमारा उद्देश्य होगा और हम लोगों को समझाएंगे कि ये बहुत ही कठिनाई से प्राप्त की गई स्वतंत्रता है, इसे ऐसे ही जाया न किया जाए। हमीरपुर जिले में वजीर आजम रिहाइश स्कीम काफी मुफीद साबित हो रही है। जिन गरीबों के पास अपनी छत नहीं है, आज उन गरीबों के पास अपने खुद के मकान हैं। वजीर आजम रिहाइश स्कीम के मुस्तफदीन ने बताया कि हम अपनी कमाई से कभी भी ऐसा पक्का मकान नहीं बनवा पाए। वजीर आजम रिहाइश स्कीम से हमारा मकान बन पाया है, जिससे अब हम लोगों की तरक्की की तरफ तब्दीली आई है। पहली बारिश में हमें काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था, छत से पानी टपकता था, लेकिन अब कोई मसला नहीं है। वजीर आजम रिहाइश स्कीम से इस्तेफादा करने वाले लोग वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हमें जब ये आवास नहीं थे तो बरसात में हमारे मकान में बरसात चुहा करते थे, ठीक है, उसमें लकड़ी खपरा हमें बनाना पड़ता था, तो बहुत समस्या आती थी। और ये बाढ़ में हमारे घर जो है गिर भी जाते थे, तो आवास मिलने से हमें बहुत बड़ी सुविधा हो गई है कि कम से कम बरसात में हमें के पास मुक्ति मिल गई है, ठीक। और इसमें प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा मतलब योगदान है। लेकिन इनकी सरकार में हमको मतलब इतना ये धन्यवाद कहते हैं। हमारा जो पुराना घर था। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। उत्तर प्रदेश असेंबली को 37 साल बाद नितिन अग्रवाल के शक्ल में मिला डिप्टी स्पीकर। बीजेपी की हिमायत याफ्ता नितिन अग्रवाल ने डिप्टी स्पीकर के ओहदे के इंतखाब में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र सिंह वर्मा को दी शिकस्त। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने नितिन अग्रवाल को असेंबली का डिप्टी स्पीकर बनने पर पेश की मुबारकबाद। कहा, नौजवान मुखालिफ समाजवादी पार्टी ने की हर अच्छे काम की मुखालफत। उत्तर प्रदेश असेंबली में आज खुसूसी इजलास के दौरान साबिक वजीर आला और राजस्थान के गवर्नर रहे आंजहानी लीडर कल्याण सिंह को पेश किया गया खिराज अकीदत। और बारिश और गर्दाद से उत्तर प्रदेश के कई अजला में मामूलात जिंदगी हुआ मुतासिर। रियासत के कई अजला में आज भी बारिश का है अलर्ट। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए, आदाब।